स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा इन दिनों जयपुर में आगामी 8 अक्टूबर को होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर के वो ब्लॉक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं एवं स्कूल संचालकों से मिल कर के मीटिंग्स कर रहे हैं। आज जालसू ब्लॉक की मीटिंग खोरा बीसल में आयोजित की गई, जहां पर खोरा बीसल में जालसू ब्लॉक के विभिन्न स्कूल्स के डायरेक्टर मौजूद थे। अनिल शर्मा का सभी स्कूल संचालकों ने साफा माला पहना करके स्वागत किया और साथ में ही कोर कमेटी के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद में अनिल शर्मा ने बताया कि संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और संगठन किस तरह से आप लोगों की मदद करता है। कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी शैतान यादव एवं प्रहलाद डागर ने संभाली। इस मौके पर अनिल शर्मा ने साफ साफ शब्दों में पूछा कि क्या मैं इस संगठन को आगे संचालित करूं या फिर छोड़ दूं। सभी ने एकजुट कर हामी भरी कि हमें इस संगठन की आवश्यकता है। सभा को संबोधित करते हुए सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों के बच्चों के साथ में सरकार द्वारा किए जाने वाले भेदभाव के बारे में भी अनिल शर्मा ने डिटेल से बताया। आइए हम जानते हैं अनिल शर्मा ने क्या क्या कहा। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, संगठन की ये जरूरत होती है। आप ये संगठन बना के रहोगे किसी माई के लाल के औकात में कि आप पे उंगली उठा दे किसी साथी को, आप बिखरे रहो, लोग मजे लेंगे आपसे। बताओ नहीं करेगा हैं? नहीं होता तो क्या वो सस्पेंड हो जाता? नहीं हो पाता। नहीं होता तो उसकी कौन बोलता? और कितनी मत करो, आप इस मोबाइल को देखो ना, कितना बड़ा विवाद मोल लेना पड़ता है आपको। और फिर अगर छोटी छोटी बातें होती तो अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ चीजें आपसे खुल के पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से जवाब देना। सर आप इसको रिकॉर्ड भी कर क्या ईमानदारी बताना, अपने बच्चों की कसम खा के, झूठ नहीं, मेरा मुंह देख के, क्या ऐसे नहीं बनने से कोई फायदा हुआ? हाथ खड़ा करो, आपको फायदा हुआ? लिए इनको नहीं हुआ। व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा कि आपको एसएसपी बनने से फायदा हुआ। आपने क्यों नहीं किए? कहीं क्यों बांध रखे हैं? कसम खा रखी है? नहीं सुना क्यों नहीं? यानी एसएसपी होने से फायदा हुआ है तय, मानते हैं आप? तो संगठन को कंटिन्यू कर लें या बंद कर दें? कंटिन्यू। मेरे राजनीति जाने से कोई नुकसान हुआ? नहीं, अभी जैसे मैंने आम आदमी पार्टी गया हूं तो ऐसा कुछ नुकसान हुआ? खुल के बताना, छोड़ छाड़ दूंगा, मेरी परवाह नहीं है। मैंने एक खुशखबरी तो आपको दे दो, मुझे अजमेर संभाग का प्रभारी बनाया था आम आदमी पार्टी, और जैसे ही मैंने वीडियो जारी किया तो वहां से विरोध आ गया। तब आपने ये क्या कर दिया? मैं क्यों? मैंने जो सच देखा, जो कर दिया, रह गए प्रदेश अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार की है। सब केजरीवाल जी ने तो कहा कि इनको फांसी लगानी थी, और आप करें तो है ही झूठा मामला। तो मैं कह रहा केजरीवाल जी को बोलो वीडियो डाले, भाई सच करके बोल दे। तो वो तो बंद कर दिया, देखा थोड़ा अडोकला आदमी है। फिर किसी और महासचिव ने फोन किया मुझे कि भाई साहब वो कुछ लोग इकट्ठे होकर ऐसे कह रहे हैं कि इनको अनिल जी को बोलो या तो ये संगठन चुन ले या ये पार्टी चुन ले। तो मैं यार संगठन तो मेरा खुद का चुनना तो पार्टी था। नमस्कार भाई भाई, आपकी तो इतनी देर लगे। मैं संगठन तो मेरा खुद का है, उसमें चुनना ही क्या? उसमें तो मेरे को आजादी है ही नहीं। चुनना तो पार्टी है, तो भाई भाई कर लेते, फर्क नहीं पड़ता। मैंने वहीं से बैठ के कंप्यूटर टाइप करके अजमेर संभाग प्रभारी से इस्तीफा दिए, भाड़ मटते रहते, जेब में रखा, परवाही नहीं। उसे पार्टी उनके टेंशन में मैं देते, मतलब आप देखो वो ऐसे गए उसी दिन का। आपको लग रहा होगा भाई साहब ऐसे कहना चाह रहा हूँ, राजनीति जाने से कोई नुकसान थोड़ी हुआ है? कोई नहीं है तो एमएलए भी बन लें। आपको मदद करनी पड़ेगी, ऐसे कौन बनाता है? क्योंकि अपने को विधानसभा है नहीं, दुर्भाग्य से पूरा राजस्थान नहीं अपनी विधानसभा है, विधानसभा एक भी नहीं है। मतलब टेक्निकली मैंने कभी दिमाग लगाया नहीं कि स्वार्थ से किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी मेहनत करी जहां से नाम निकल के आए। तो मेरे लिए पूरा राजस्थान खुला है, इकट्ठी है, सब जगह जाते हैं, वहां लोग प्यार करते हैं। पर अब चुनाव लड़ने के लिए तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ढूंढनी ही पड़ेगी और वहां काम भी करना पड़ेगा। ये भी सच है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां हो सकती थी टिकट लेने के लिए। बहुत कड़वी बता रहा हूं आपको जो सच्चाई है अंदर की। और हमने बाकायदा, ऐसा भी कुछ नहीं है कि दोनों ही पार्टियों से बात करने की कोशिश भी की। सर रणजीत, हमारी पूरी टीम पहले इनके पास गई, पूनिया जी के पास। पूनिया जी को जाके हमने कहा, लेकिन ये सब टिकट की नहीं रखी हमने उनसे कहा था मेरा इतना बड़ा परिवार है ये,
और इस पर तो पूनिया जी तो तारीफ करने लगे, आपके तो इतना बड़ा फायदा है, आपसे मुझे कभी भी हजारों बसें मिल सकती है, नहीं आपके हर जगह जगह मिल सकती है आपसे, क्यों जी आपके हजारों कर्मचारी चाहे जब भीड़ कर सकते हो आप। तो उन्होंने कोई 100 फायदे गिना दिए जो मुझे भी याद नहीं थे, तो मैं उनको लिखता कि मैं बात तो सही कह रही है। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है, जोड़ो, बोले जुड़ो आप हमसे। मैं कल वहां जा रहा हूं, कल मैं अजमेर जाऊंगा, अजमेर मेरी मीटिंग करा दो, परसों मैं उदयपुर जाऊंगा यहाँ। मैं कहा जी आप जहां कहोगे सब मीटिंग करा दूंगा, पर शर्त मेरी एक है, पहले आप अमित शाह से या मोदी जी के से आदमी से या जो आपका राष्ट्रीय महासचिव कोई प्रभारी उससे ये करा दो कि स्कूल में बनने की मतलब मेरी सरकार आने के बाद मैं ये काम करा दूंगा। अभी गलत काम सही काम है, बोला आप मुझ पर विश्वास रखो, मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। मैं कह जी वो आपकी बात सारी सही है, भगवान करे आप ही को बनाए, हमारे बाप का क्या जाता है, कोई जानकार बने तो अच्छा है, लेकिन नहीं बने तो फिर मैं कह रहा हूं। कई बार मुझे पायलट ने भी यही कहा था, अनिल जी आप तो करो मुख्यमंत्री बनते, पहले झटके में आपका काम करूंगा। नहीं समझे, पायलट साहब को बनाया ही नहीं मुख्यमंत्री, तो मैं तो रोता रह गया। तो मैं कहा मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, तो उसने कहा मैं ऊपर बात कर लूंगा। 8 दिन तक सरवण जी को दोबारा भेजा, उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने एक चिट्ठी लिखी उनको, पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया, 300-400 को, जिलाध्यक्षों को, इनको कि भाई अपन को क्या करना चाहिए। भाई इधर तो मैं नहीं पीता, ये भी नहीं पीता। उस दिन फिर उन्होंने को राम माधव करके एडवोकेट था, उनको भेजा, वो भी सुन के लेटर लेके चला गया। इधर कांग्रेस को डोटासरा को दिया, तो डोटासरा कह यार मैं आऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं खाचरियावास को भेज देता हूं। खाचरियावास भी आई, बात सुन के चले गए, कोई जवाब नहीं है। फिर चिट्ठी लिखी हमने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को कि भाई हमारा ऐसे ऐसे संगठन है। अब केजरीवाल के साथ लपड़ाइए, वो तो सरकारी स्कूल को बढ़ाता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है अपना, आप समझे ना, वो तो बात ही अलग है। मैं तो कच्ची रसोई दाल बाटी चूरमा मांग रहा हूं, बढ़ाता ही पक्की रसोई है, तो झगड़ा होना तय। तो मैंने सोचा बचा भी यही है, कोई बचा भी नहीं। तो मैंने चिट्ठी लिखी उनको, भाई इतना बड़ा वर्ग है और अगर आप बैठ के बात करें तो आपकी सरकार भी ला सकते हैं ना, हमें भी फायदा हो सकता है। तो उन्होंने एक विधायक को भेजा, एक गोयल करके उनके एमएलए थे मोती नगर के, उन विधायक को भेजा जाके मिल के आओ, अनिल शर्मा क्या चीज है, इसके पास क्या सामान है। तो उन्होंने मुझे रात के 8:30 बजे फोन किया, एक घंटे, कि अनिल जी बोल रहे हैं आपने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी। मैं कहा, बोले मैं आपसे मिलने आऊंगा कल। तो मैं कहा आप तो काई से आओगे, फिर मैं कार से आऊंगा। तो मैं कहा आप ऐसा करना 6 बजे या 7 बजे, आप 7-8 बजे मैं कहा आप पहुंच जाओ बैर रोड, मैं आपको वहीं से ले लूंगा। तो उसको लगा होगा स्वागत वागत करेगा। तो मैं सरवणजीर, ये गोयल साहब हमारे क्या नाम है, हेमराज जी, हम तीनों चले गए। हम जाके मैंने रात को क्या किया कि बैरोड फोन किया, भैया मीटिंग कर दोगे कि कर देंगे, तो मैं मीटिंग करूं। तो 9 बजे बैरोड कराई, फिर कोटपुतली कराई, फिर पावटा कराई, फिर उनकी शाहपुरा कराई, फिर चंदबाजी कराई, और रात के 8:30 बजे हवा में, यानी एक दिन में 7-8 मीटिंग ठोक दी। उसको नाश्ता भी नहीं करने दिया, और हर जगह 50-60 इतने लोग हैं। थोड़ा सा वो टेंशन में आया, कैसे आदमी का जलवा तो तगड़ा है। चलो तो उसने कहा अब तो मैं जाके सोऊंगा, सुबह आपसे बात करूंगा, मैं सुबह आ जाऊँ। वो सुबह आया हमारे पास, तो उसने कहा राजस्थान में आपका नेटवर्क कहाँ है। मैंने रात को केजरीवाल जी बताया सब नेटवर्क तो इस आदमी का तगड़ा है, पर आपका राजस्थान में है कहाँ ढंग की जगह बताओ। मैं पूरे में ही है, फिर भी कितने मेंबर, मगर पैसा तो लेता नहीं, तो मुझे इतने एग्जैक्ट मालूम नहीं, बट किसी को भी करूंगा तो इज्जत से बात करता है। तो कैसे माने, तो मैंने खोला, मैं ये आरटी पोर्टल रहा, इसमें आप भी देख लिया करो। आरटी पोर्टल जाओ, प्राइवेट स्कूल पोर्टल, आरटी लॉगिन करो, आरटी लॉगिन करके सिटीजन पे बटन दबाओ। जैसे आप सिटीजन में जाओगे तो पूछा पंजीकृत श्रेणी वाले विद्यालय नहीं फलाना, वहां पे आपके स्कूलों की पूरी लिस्ट आ जाएगी, हर तहसील ब्लॉक डालते। तो मैंने कहा बोलो, तुमका उदयपुर डाला। मैं कहा ब्लॉक बोलो, तो ब्लॉक आए, उसमें कहा खैरवाड़ा। मैं कहा गांव बोलो, तो गांव आते, एक गांव में बटन दबाया तो 8 स्कूल मिली। 8 स्कूल में कहा बोलो, मैं कहा स्कूल बोलो, कोई सी भी उंगली रख दो। उनका आप बताओ, मैं मुझे जुट के आधी उंगली रखो, तो उंगली रखी। मैंने उसको फोन किया तो मेरे नंबर उसके पास फीड स्कूल वाले, नमस्कार भाई साहब, मैं भी मजा आया, मैं भगवान सुन ली भाई, हाँ वो नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। अरे मैं क्या स्पीकर चालू, मैं क्या आम आदमी पार्टी के कोई आए हैं, वो करेगा आपके कहाँ पकड़ है। तो भाई जी बैठी गाड़ी काट के उनका कह दो, इन सालों से सारे राजस्थान हमारा ही है, पर इस केजरीवाल से सावधान रहना भाई साहब, मार नहीं दी। ये बात भी बोल दी अगले दिन, तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा जी और कहीं ट्राई करो। अच्छा बाड़मेर के सिवाना में करी,
वहां जैसे स्कूल दबाया उसके नंबर मेरे मोबाइल में फीड मिल गए, तो उसने कहा रहने दो। यानी दो चीजों, भाई जी छोड़ दो, चाहिए भाई छोड़ दो, अरे रहने दो, आप तो रहने दो, साइड में रख दो टेबल पे, जिसकी इच्छा होगी उठ के ले ले, डिस्टर्ब होता है इससे। तो ऐसे क्या हुआ कि उनको सारा बता दिया। उसके बाद उन्होंने केजरीवाल जी को रिपोर्ट दी कि आदमी मजबूत है, इसको लेने से फायदा है। पर इस दौरान सचिन पायलट का आने का आ गया पार्टी में, तो फिर मुझे ठंडा कर दिया गया। यानी पहली पसंद नहीं बनाना हूं, बहुत फ्रेंकली कह रहा हूं। फिर सचिन पायलट का दोबारा नहीं कैंसिल हुआ, तो मुझे फिर दोबारा बुलाया गया। दोबारा बुलाया गया तो मैं केजरीवाल के बारे में स्टडी करके गया। मैं गया, सरवण जी, मुकेश कुमावत और हमारे गुजर साहब, हम 5-6 जने गए। 32 मिनट तक केजरीवाल जी के मेरे 1-to-1 मुलाकात हुई सामने। एजुकेशन को लेकर चर्चा हुई और कुछ चीजों को लेकर हुई। लगभग 18-19 मिनट बाद केजरीवाल जी ने कहा, भाई शर्मा जी आपके मेरे सब चीजें बैठती है, आप भी क्रांतिकारी हो। उन्होंने मेरा फेसबुक आईडी वगैरह मांग लिया था पहले, 3 दिन पहले। मतलब उसका एक नेचर है, केजरीवाल की कोई भी मिलने जाएगा तो 3 दिन पहले आपको लिखाना पड़ेगा। 3 दिन पहले वो पुलिस से भेज के रिपोर्ट लेंगे आपके क्रिमिनल प्रूफ नहीं हो, तो सारे मुकदमे ढूंढवा लेते हैं, आपके फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से आपके नेचर को जान लेते हैं, और उसका बाकायदे एक पन्ना बन के जाता है। और उसमें से अगर आदमी गड़बड़ निकले तो उससे मिलते नहीं, मना कर देते, नहीं आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। जैसे मान लो भाई फोटो खिंचा जाए, उनका कहना था कि आए फोटो खिंचा के चल जाए और बेंचो बाजार जाके बदनाम कर दे बाद में, तो साहब ने तो मर्डर करके निकला है और फिर फोटो मिलती है वहां। तो अगला करता है तो मुझे कहा कि आपने प्रधानमंत्री को गाड़ी काटते हुए डर नहीं लगा आपको? वो एक वीडियो में की थी मैंने कि प्रधानमंत्री राज्य आपकी बत्ती मारी गई है, क्या कोरोना हो गया? उस वीडियो के लिए कहा मेरे साहब तो जोश जोश में निकल के डर क्या लग रहा था, मन की भावना थी जारी कर दी। बोले आपको धमकी नहीं मिली? अरे भाई जी रहने दो, चाहिए। मैं कहा धमकी तो मिली, पर अब क्या करते? मुझे मिली थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कही एक कोई पंजाब गुजरात से, मैं अभी शाहदादा को फोन करता हूं, तो कैसे शाहदादा करना है जो अमित शाह के लिए। तो कहने का मतलब है उन्होंने कहा, उनका कहा आपके मेरे एक जगह टकराट रहेगी, मैं सरकारी स्कूल को बढ़ाता हूं और आप प्राइवेट को बढ़ाते हैं। तो मैंने हाजिर जवाबी में जवाब दिया, मैं टकराट होगी ही नहीं, अपन दोनों ही शिक्षा को बढ़ाएं। तो मकसद तो शिक्षा बढ़ाना है ना, ये स्कूल बढ़ाना है, ये तो माध्यम है। तो कहते मैं फ्री शिक्षा देना चाहता हूं, मैं भी फ्री देना चाहता हूं, कहते दे दो। मैं कहा आप फीस भर दो, दे देंगे फ्री। भाई मैं फ्री शिक्षा देना चाहता हूं, मेरी सोच ये है, केजरीवाल बोला कि वो सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं जो एक नागरिक को चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली, हवा मुफ्त नहीं दे सके, उसको राज में रहने का कोई हक नहीं। बोली मेरी कन्फर्म सोच है। तो मैं यही मेरी है, आप फीस भर दो, ये फ्री हो जाएगी एजुकेशन। बोलो रेवड़ी बांटने के लिए थोड़ी बैठी है सरकार, तो मैं लुटाने के लिए बैठी है क्या? मैं देखा बिगड़ गया मामला ये, मैं लुटाने के लिए बैठी है क्या? कहते मतलब मैं लुटा रहा हूं? मैं डेफिनेटली लुटा रहे हो आप। बोल कैसे? तो मैं क्या आंकड़े लेके गया था। आप दो चीज समझे, हमेशा ये आपको सीखने की बात है, जब कहीं भी आप जाएं तो अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए। आंकड़े क्या लेके गया? मैंने दिल्ली को सर्च किया कि दिल्ली क्या है, तो दिल्ली है 51 किलोमीटर लंबा और 48 किलोमीटर चौड़ा, यानी एक जयपुर में 10 दिल्ली हो जाए, एक जयपुर में ही इतना शहर छोड़ा। अपना जयपुर है 215 किलोमीटर, क्या वो 215 क्यों, 130 तो ये है आपका कोटपुतली जयपुर से ही, और 95 और चल जाओ इधर, और इधर जाओ तो करीब 200 किलोमीटर, मतलब 250-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। तो मैंने कहा दिल्ली में स्कूल है 1030 सरकारी, प्राइवेट 469 स्कूल है सीबीएसई के, और लगभग 3500 स्कूल है प्राइवेट। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे 13 लाख, अब हो गए 17 लाख। सीबीएसई स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं 11 लाख 400 में, और इनमें पढ़ रहे हैं करीब 8 लाख, 35-40 लाख के करीब बच्चे भी नहीं है। अपने यहाँ बच्चे 2 करोड़, आप समझिएगा। अपने यहाँ स्कूल है 65,000 सरकारी और 52 प्राइवेट। अपने आधे आधे बच्चे पढ़ रहे हैं, आधे उनके पास पढ़ रहे हैं, आधे अपने पास पढ़ रहे हैं। तो छोटी सी दिल्ली है और सरकार है, आप समझे। जैसे आपके ये क्या नाम है, ये जगह कौन सी? आज मैं किसी चीज को मैं राजस्थान के आंकड़े में लेके आ रहा हूं आपको। राजस्थान में इस वक्त 65,000 स्कूलों में 91 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, और 45,000 करोड़ का बजट, टोटल शिक्षा का बजट है 64,000। पर ये हायर एजुकेशन इनको निकाल दो तो स्कूल एजुकेशन को देते हैं 45,000। अब 45,000 में 90 लाख का भाग दो, कितना हुआ? 50,000 खर्च है। यह है संचालन खर्च, यानी तनका। इसके अलावा
बालिका शिक्षा फाउंडेशन से साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी मिले। राजस्थान शिक्षा परिषद के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए कुछ और मिले। पाठ्य पुस्तक मंडल से किताब कॉपी मिले, कपड़ा मिले, मिलती है। मिड डे मील अलग मिलती है। ये खर्चा काहे में जुड़ेगा? बच्चे में तो जुड़ेगा। अच्छा, बिल्डिंग बनी जो वो पीडब्ल्यूडी बनाती है, यानी डिपार्टमेंट बांट रखे अलग अलग, पर अल्टीमेटली खर्च तो शिक्षा पे हुआ। इस सबका मकसद क्या हुआ? मकसद तो शिक्षा ही हुई। तो अगर 80,000 में शिक्षा मिल रही है जो सरकारी स्कूल की है, तो उसकी वजह तो अपनी अच्छी नहीं है क्या? अब किसी भी एंगल से देख लो, ये मैं बाकायदा यूडाइस से आंकड़े लेके आया बना के, जो मैंने प्रस्ताव दिया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति 65,000 स्कूल हैं जिनमें 91 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु पहले 97 में पढ़ रहे थे, अब 91 पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल, टीचर्स, फर्नीचर, लैब, मैदान, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में 6,11,000 बच्चों ने छोड़ दिया। अभी छोड़ा नहीं है एक्चुअली। गड़बड़ क्या रही? कोरोना काल के दौरान अपने बच्चों ने वहां नाम लिखा दिया बचने के लिए। ऐसे बच्चों ने नाम लिखा है तो सरकार उनको हटाना नहीं चाह रही थी, और आपने पढ़ाओ सब बार में एक बार सरकार ने विज्ञापन दिया था, हम करोड़ी हो रहे हैं, करोड़ी मतलब 1 करोड़ के करीब। पढ़ाओगा आपने एक बार दिया था कि सरकार का नामांकन जल्दी 1 करोड़ के नजदीक होगा, और सरकार शाबाशी लेना चाह रही 1 करोड़ नामांकन बताए। मैंने सोचा कि चलो अपने बच्चे इतने टूट गए क्या? 1 करोड़ होगा तो एनआईसी में बैठ के मैंने जांच कराई। मैं तो बता मुझे तो एनआईसी वाले ने बताया, बोले भाई साहब बच्चे डबल बोल रहे हैं। मैं कितने बच्चे बोल रहे हैं? बोले 8,60,000। 8,60,000 बच्चे इधर भी बोल रहे हैं और उधर भी बोल रहे हैं। मैंने उसकी लिखी आंकड़ा लिख के रेसिडेंट सेक्रेटरी को कहा, भाई 8,60,000 बच्चे बोल रहे हैं, ये कहीं एक जगह काटो इनको। तो उनको तो मालूम था कि अपने एफर्ट की बोल रहे, तो काटेगा ही को, वो तो करोड़ी होना चाह रहे थे। फिर मैंने क्या किया, विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा चिट्ठी। मैं कहा जी प्राइवेट स्कूल वाले सरकार का पूरा पैसा खा रहे हैं। मैं कहा प्राइवेट के नाम चिड़ेगा ये सारा कैसे? मैं कहा बच्चे सरकारी बोल रहे, वो आरटीआई पैसा उठा रहे हैं, तो पोर्टल पे डुप्लीकेट का सिस्टम डाला जाए, हर बच्चा फर्जी है तो उसका नाम कटवाया जाए। स्कूल वाले आरटीआई का पैसा उठा रहे हैं, स्कूल में अगर है नीचे लाइन लिखी तो वो गेहूं खा रहे हैं। भाई गवर्नमेंट का तो नुकसान हो ही रहा है ना। बच्चा तो एक जगह कोई तो माल खा रहा है, या तो स्कूल वाला पैसे खा रहे हैं। अब मुझे तो मालूम था 6,11,000 बच्चों के नाम एक दिन में काटने पड़े। बाहर में पढ़ा होगा कि 6,11,000 गठे प्राइवेट की तरफ आए वाए कुछ नहीं, वो बच्चा अपने पास था, नाम काट दिए। इससे उनकी संख्या कम हो गई। अब स्थिति कब है जब ये खर्चा आ रहा है? 1,31,860 पद खाली है 50,000 के बाद में, मतलब 50,000 खर्चा तो हो ही रहा है। इसमें 1,31,860 टीचर्स के पद खाली है। 10,800 स्कूलों में सिंगल टीचर है। 10,800 में सिंगल, और कैसे पढ़ा रहा होगा? 27 तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सिंगल टीचर है, 27 सीनियर सेकेंडरी। एक भवन में चल रही है 1563 स्कूल, 1563 एक कमरे में, जिसमें 25 सीनियर सेकेंडरी। अब बताइए कल्पना हो सकती है क्या? तो उनके नोट्स लागू नहीं होते, कोई लागू नहीं होता, गाठोड़ी होता क्या करना। आपके जयपुर में 4 स्कूल चल रहे हैं, जयपुर 4 दीवारी में। हाँ, एक टीचर में सीनियर सेकेंडरी जयपुर शहर में। लेकिन लागू तो उनके भी होनी चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूं ना आपको, राजा को कौन पूछे? सवाल ये है ना। अब ये पैसे की बर्बादी नहीं है तो क्या है मुझे बता दो। और ये पैसा किसका है? आपका और मेरा। इनके बाप का पैसा नहीं है। अल्टीमेटली टैक्स आप और मैं ही देते हैं, सुबह उठ के नहीं देते। इस जनता को पता है क्या? घोरा बिसल में जाके चौराहे का माइक लगा के बोलो कि तुम्हारे बच्चे को सरकारी पढ़ाना चाहोगे, प्राइवेट में अगर फ्री पढ़ाए तो बोलेगा तो आप सरकारी में पढ़ा लेंगे। फिर तो अगर सरकारी में 1 लाख रुपए का पढ़ रहा है और प्राइवेट की फीस दे दे तो अपना प्राइवेट में पढ़ा लो। मैं जो कहना चाह रहा हूं, इस चीज के इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इस सब आंकड़ों को हम जनता के सामने पेश करना चाह रहे हैं, और इसको एक बड़ा आंदोलन पूरे राजस्थान का बनाना चाहते हैं कि ये पैसे की बर्बादी हो रही है, हम जा कहां रहे हैं। क्योंकि 65,000 स्कूलों की स्थिति है ये, कहीं में 28,000 में बिजली कनेक्शन नहीं है। अब कनेक्शन नहीं होगा तो पंखे होंगे क्या? हैं? लैब होगी, पंखे ही नहीं तो टेबल कुर्सी भी नहीं हो, टॉयलेट भी नहीं होगा। हैं? क्या उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं? क्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक कमरे में चल रहा है, उन बच्चों से नहीं खेल रहे हो आप? मानते हो आप? कहां बैठ रहे होंगे? तो मेरा सिंपल सा कहना यह, हमें क्या करना है? अच्छा, अब प्राइवेट की आ जाओ। 52,000 स्कूल है,
3,900 बंद हो गई कोरोना। टोटल 48,000 समथिंग स्कूल है जो पोर्टल पे अपडेट हुए। इस 48,000 में से 45,000 की फीस 10,000 वार्षिक। तो पोर्टल की बता रहा हूं मैं आपको, यानी मात्र 2,000 स्कूल है जिनकी मैं ये औसत वार्षिक बता रहा हूं। औसत मतलब अगर आप 20,000 भी ले रहे हो तो एवरेज में 10,000 की आ जाती है। RTE में पढ़ रहे हैं 7 लाख बच्चे। उन 7 लाख बच्चों की मैं बात करूं तो उनके लिए बजट है 400 करोड़ का, यानी 6,500 पर चाइल्ड। जब 6,000 में RTE में पढ़ के बच्चा खुश है तो बताओ, मैं समझ नहीं आता 70,000 में पढ़ा के दुखी क्यों कर रहे हैं उस बच्चे को। प्रैक्टिकल सोचिए। मैं जो इन चीजों के बेस पे आपके सामने करना चाह रहा हूं, कुछ ऐसे मेरे दिमाग में चल रही है, क्योंकि इस 9 साल के दौरान मैंने 2 चीज सीखी है। आप और मैं कितना ही लड़ने कोई नहीं पूछेगा, या तो आप और मैं मंत्री मुख्यमंत्री बन के विधानसभा में पहुंचे और जब जाके हम फैसला कर सके। ये भी पॉसिबल नहीं है इतना आसान कि अपने सबके सब 200 लोग या 100 लोग अपने चले जाएंगे। 1 आध 2 3 4 5 जा सकते हैं, मानते हो आप? 5 को कोई कुछ नहीं करने देगा, लगता है आपको? अगर 5 आदमी चल भी जाएंगे तो 5 को ज्यादा बड़ा नहीं उखाड़ पाएंगे। हाँ, आपकी बात मजबूरी में बोल देंगे, अलग बात है मैं गया तो आपके विरोध कर दूं, लेकिन फैसला तो मैं भी नहीं कर सकता। मानते हो आप? करवा सकते हैं, कर सकता हूं क्या अकेला कोई फैसला? कुछ नहीं कर सकता। अब इसका कैसे फैसला हो, कैसे हमारी जायज चीजें हो, क्योंकि मैं अब 2-3 चीजों सिर्फ आपको ले जाना चाहूंगा। हम कौन है? हम एक सोसाइटी है, आदमी नहीं है। हम एक सोसाइटी है, आदमी नहीं है, या आदमी है? मानते हो आप? एक सोसाइटी है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है हम लोग, आदमी नहीं है। आप में से एक भी स्कूल का मालिक नहीं है क्या? बताओ मुझे कानून में। सोसाइटी के एक सेक्रेटरी है। लाभ कमा सकते हैं क्या कानूनन? उचंती करके कुछ भी गाल बेल करने अलग बात है, ईमानदारी से लाभ कमा नहीं सकते। पहले तो अपन तो गरीब लोग वैसे ही नहीं कमा सकते, कोई दे तो भी, पर मैं कह रहा हूं दे भी नहीं तो कानून में प्रावधान ही नहीं है बड़े से बड़े को भी नहीं लाभ कमाने का, यानी बेईमानी करके कुछ भी कर सकता है, ईमानदारी से नहीं कमा सकता। कानून की भाषा में करें तो ये कौन है? गवर्नमेंट, GO, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कौन? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल, पटवारी, तहसीलदार, थाना, ये सरकारी संस्थाएं हैं, राइट? और हम कौन है? NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यही तो है भाई। कानून में कौन है? ये सरकारी है, गैर सरकारी। प्राइवेट तो है ही नहीं। ये तो प्राइवेट तो आप और मैं बोलते हैं प्राइवेट हो क्या? बताओ मुझे आप। आसपास से सोचो प्राइवेट कैसे हुए? किताब सरकारी, कैलेंडर सरकारी, एग्जाम सरकारी, रिजल्ट सरकारी, मान्यता सरकारी। सरकार कहे जब ही चलो, सरकार कहे तो ही बंद करो। गलत कह रहा हूं मैं आपको? ऑथराइज है सारा, तो मान्यता प्राप्त ऑथराइज साहब पूरा मान्यता दे दी है। ऑथराइज तो अधिकृत होता है, तो खोल लेना कोई भी स्कूल नहीं, इसमें तो चेक करके मान्यता देती है। आपकी फीस को चेक करके सब चेक कर सकती है। कलेक्टर कहता है नहीं बंद कर दो, कलेक्टर देखो उसको कह के दिखाए चाय वाले को बंद कर दे दुकान, चांटा उड़ दे कलेक्टर, तू कौन सा? लेकिन अपन को कहता है क्योंकि हम मान्यता प्राप्त, जब तुम कहते तेरी मान्यता रद्द कर दूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा, वो सरकारी है, हम गैर सरकारी, यानी कोई बड़ा अंतर नहीं है। वो सरकार की जनता के पैसे से चलता है वो, और हम भी जनता के पैसे से चलते हैं। वो टैक्स के रूप में जाके सरकार देती है, हम सीधा उस सेवा के बदले वसूलते हैं। अल्टीमेट तो बड़ा जनता का ही गया, ये जेब से पढ़ाते हैं हम लोग आगे। अब संविधान की मैं बात करूं, संविधान में एक लाइन मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई है, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इस शब्द का अर्थ समझिएगा। फ्री और कंपल्सरी 2 वर्ड हैं, यानी भारत में जन्मे बच्चे को फ्री शिक्षा देनी पड़ेगी और कंपल्सरी देनी पड़ेगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। यहां जिम्मेदारी के 2 भाग होते हैं, एक होती है वैधानिक जिम्मेदारी, कभी लीगली समझिएगा, एक होती है संवैधानिक जिम्मेदारी। वैधानिक का मतलब सरकार कानून बना के और किसी जिम्मेदारी को निभाए, नहीं निभाई तो उस पर कानून नहीं, सरकार के केस नहीं हो सकता। लेकिन संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभाए तो केस हो सकता है। आरक्षण संवैधानिक है, उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन ये छोटे मोटे कानून है, ये वैधानिक है। कौन सा 30 एक्ट है, ये वैधानिक है, ये संविधान में नहीं है, ये वैधानिक है। इसको सरकार बदल दे, हटा दे, रखे नहीं रखे, लेकिन संवैधानिक जिम्मेदारी के लिए सरकार की औकात नहीं रखे। यानी हर बच्चे को जो भारत में जन्म ले लिया उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी झक मार के सरकार की,
और उसमें एक और लिखा है लाइन, यदि 2002 के 5 साल के अंदर अंदर यानी 2014 तक इस बच्चे के घर के 1 किलोमीटर पे प्राइमरी और 2 किलोमीटर मिडिल स्कूल सरकार नहीं दे पाती है, 1 किलोमीटर पे प्राइमरी और 2 पे मिडिल नहीं दे पाती है, तो संबंधित थाने में जाकर सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। ये संविधान में लिखा हुआ है। और इसीलिए सरकार ने आरटी एक्ट दिया, राइट टू एजुकेशन का, जो आरटी में अपने स्कूल के एडमिशन का कोटा दिया है ना, इसलिए दिया कि मुकदमे दर्ज नहीं हो। इधर बाप स्कूल नहीं खोल सकता जगह जगह, तो आपने मैंने खोल रखा है, तो भी बच्चा कोई मुकदमा दर्ज करने आएगा तो भर्ती करा देंगे इनके लिए जाकर, इसलिए ये कानून है। अब इसका पैसा कौन देता है, जो समझो। ये आरटी 50% नहीं 100% भी हो सकता है। उसमें लिखा है कानून में एट लीस्ट 25, एट लीस्ट मतलब नहीं, कम से कम। इन सालों में मैक्सिमम कर रखा है 25। आप देखो पूरा उल्टी दादागिरी, जब कुछ लिख रखा है एटलीस्ट कम से कम 25। कोई स्टेट चाहे तो 50 कर सकता है, कोई चाहे 70 कर सकता है, कोई चाहे तो 100 का 100 कर सकता है। इसका पैसा कहां से आता है, मूर्खों को अकेले नहीं। 35%, इसमें रिएम्बर्समेंट शब्द है, ये अनुदान नहीं है। इस शब्द को भी समझाना होगा। कई बार अपने कुछ अनपढ़ नेता मांग ले, कहते रहते हो भारत सरकार ने दे दिया, इसमें कोई नहीं देती पैसा। इसमें क्या होता है, पहले स्कूल वाले को खर्च करना पड़ता है, यानी आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, फिर उसका रिएम्बर्स यानी पुनर्भरण आप सरकार से लेते हो, फिर सरकार खर्च करके उसका रिएम्बर्समेंट भारत सरकार से ले, और भारत सरकार खर्च करके वर्ल्ड बैंक 35% वर्ल्ड बैंक देता है, 30% भारत सरकार देती है और 35% राज्य सरकार। और उसमें यह और लिखा हुआ है कि यदि इसको पढ़ाने वाले कर्मचारियों के जीवन को अच्छा करने के लिए सरकार खर्च करती है, वो भी मैं दूंगा। यदि इस बच्चे की ड्रेस का पैसा आता है, वो भी हम देंगे। यानी इस एजुकेशन के लिए जितना भी खर्चा आता है वो झक मार के सरकार देगी। 64 लाख बच्चे आखिर मेरे पढ़ रहे हैं, 64 लाख। अब कल पर तो अगर आपने पेपर पढ़ाओ तो दिया था 64 लाख बच्चों की ड्रेस के इतने करोड़ खर्च आई थी। 8 तक के बच्चों के 64 लाख बच्चों, तो 64 लाख का 25% होता तो कितना होता, 16। और आरटी में 7 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें भी कितना काट रखा है, 12% से आरक्षण नहीं दे रखा। बोर्ड से देखिए आंकड़े हैं, 64-65 लाख बच्चे अपने पढ़ रहे हैं। 64-65 लाख में 7 लाख काट दो तो समझो करीब 60 या 55 लाख बच्चों की फीस माफ होगी। मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, इतना सा बताना चाह रहा हूं कि कुछ इस बार मैं इस तरह का एक अभियान चला रहा हूं, आप इसको अपनी अपनी भाषा में समझना लोग कि पेरेंट्स को हम आगे लाना चाह रहे हैं। और पेरेंट्स के बीच बैठ के, जैसे जगह जगह मान लो कोरा बिछल में शाम को एक गार्डन तय करो, चौराहे पे करो, और मैं जैसे आप सारे स्कूल के बच्चों में कह लो कि आज पेरेंट्स को 5 बजे अभी जो आना, और फिर मैं आगे अपने से 5-4 वक्ता और हो गए, ऐसे टीम बना देंगे अलग। और वहां जाके कहो भाई तुम 2 चीज अच्छी तरह समझो, ये जो सरकारी स्कूल जिसको तुम फ्री कहते हो, थोड़ा सा उसको समझ लो क्या है। तो फ्री कहना बंद कर देंगे, मानते हो आप? हर आदमी सरकारी स्कूल को फ्री कहता है, सरकारी अस्पताल को फ्री कहता है, यही कहता है बेचारा प्राइवेट को चलने देता। उसको बताओ फ्री नहीं है, ये महंगा है प्राइवेट के लिए। गलत कह रहा हूं क्या मैं आपको? ये पर कुछ ऐसा बैठ के एक न्यूट्रल सिस्टम बनाओ, किसी एक को नुकसान नहीं है। मेरे पास इस तरह की कंप्लेंट जो एक बिना मान्यता चला रहे हैं। अब बिना मान्यता आप चलो पूरी फीस लेके चलाओ तो भी 19-20 हो जाए। यार आप बिना मान्यता के चक्कर में 100 रुपये फीस पढ़ाते हो तो अगला तो बर्बाद हो गया ना, जो 20 लाख खड़ा कराया तो कौन चलने देगा आपको? मेरे पास भी शिकायत है, चलो मैं जैन पी जाता हूँ, पर बात इसलिए कहनी पड़ रही थी, हर जगह होने लगी। एक आदमी लाखों रुपए खर्च करके मान्यता लेके आता है, 3 लाख की एफडी कराता है, कमरों की साइज करता है, चोरों को रिश्वत देता है, और तब बेचारा उस खर्चे को काट देंगे 10,000 फीस रखता है, क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लगा, आपने 4,000 में कर दी। यार उसका तो बर्बादी करना तय कर दिया ना आपने। आप भी 10 रखो, चलो फिर भी दब जाए, चलो आपकी मदद भी कर दी जाए, फर्जीवाड़ा कर रहे चलो अपना साथे कमा के खा रहा है। पर यार आप 4,000 लेके बर्बाद तो मत करो, कौन बरता? मैं लाख संगठन चिल्ला लो, जिसका नुकसान होगा वो तो विरोध करेगा ही करेगा आपका। फिर आप कहते हो संगठन कुछ नहीं कर रहा, संगठन क्या करे, आपको मरवा दो। अगर मैं जांच कराऊंगा तो सब कैसे मारे जाओगे? गवर्नमेंट क्या करती है, मुझसे चालाकी चाहते हैं मैं लेटर लिख के दूं कि इन 10 की जांच कराओ। वो हरामखोर 10 के भेजेगा पहले, और 10 के भेज की कमियां समझ के 10 के सब पे लागू कर देगा। तो ये थोड़ी कह सकता हूं सबकी जांच मत करो, मेरे सभी ईमानदार हैं, मुझसे सर्टिफिकेट नहीं लेगी गवर्नमेंट, मानते हो आप? इसलिए मैं बचता हूं कि मेरे लेटर हेड पे कोई शिकायत नहीं दे।
पर मैं किस किस को रोकूंगा? जिसके साथ अन्याय होगा तो जाएगा यार, आप भी जाओगे। मैं कल मैं आपका नुकसान करूंगा तो आप जाओगे, कौन रुकेगा? तो इस चीज को आप अपने मन में सोचो कि आप अगर आप गलत करोगे तो आपका कोई विरोध करेगा ही करेगा, करना भी चाहिए। भाड़ में जाओ, संगठन टूट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नियम लेके चल रहा है, खर्चा करके चल रहा है, आप उसके सामने साथी बैठ के, मान लो कोई आदमी बेचारा दूध खरीद के ला रहा है, सब कर रहा है, और आप जाके बिना दूध फ्री चार्ज रहो तो चल जाएगा यार। या तो आप फीस बराबर रखो या उससे समझौता करके रखो। अब इसमें 2 लोग मरेंगे अगर मैंने जांच कराई तो, जिसने बच्चे चढ़ा रखे वो भी मरेगा, वो भी हमारा ही साथी है। दोनों की मान्यता जाएगी, सारी पंगा कर जाना। तो कोशिश करो बैठ के, ये समस्याएं मेरे तक नहीं आए, आपके लोकल लेवल पे आप बैठे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो आप विश्वास में लें, उनको करें। मेरा भी रोजगार ही चल रहा है, और मुझे लगता नहीं जो इस तरह 4-4 हजार मशीनरी सेकंड चला रहे हैं वो कोई अच्छा चला पाते होंगे। आप खुद भी बर्बाद हो रहे हो और दूसरे को बर्बाद, कहां से चलाओगे 4000 में? बताओ मुझे। आप उस बच्चे के साथ भी खेल रहे हो आप। तो कुछ सिस्टम ऐसा करो ईमानदारी से बैठ के, जहां पे झगड़े नहीं हो। एक आप लोकल ग्रुप बनाओ, नोडल बनाओ। मैं जो कहना चाह रहा हूं, सरकार को उनको गड़े देते हैं, पर कुछ ऐसा बैठ के एक न्यूट्रल सिस्टम बनाओ, किसी एक को नुकसान नहीं। मेरे पास इस तरह की कंप्लेंट जो एक बिना मान्यता चला रहे हैं। अब बिना मान्यता आप चलो पूरी फीस लेके चलाओ तो भी 19-20 हो जाए यार। आप बिना मान्यता के चक्कर में 100 रुपये फीस पढ़ाते हो तो अगला तो बर्बाद हो गया ना। जो 20 लाख खड़ा कराया तो कौन चलने देगा आपको? मेरे पास शिकायत है, चलो मैं जहर पी जाता हूँ, पर बात इसलिए कहनी पड़ रही थी, हर जगह होने लगी। एक आदमी लाखों रुपए खर्च करके मान्यता लेके आता है, 3 लाख की एफडी कराता है, कमरों की साइज करता है, चोरों को रिश्वत देता है, और तब बेचारा उस खर्चे को काट देंगे 10,000 फीस रखता है, क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लगा, आपने 4,000 में कर दी यार। उसका तो बर्बादी करना तय कर दिया ना आपने। आप भी 10 रखो, चलो फिर भी 10 जाए, चलो आपकी मदद भी कर दी जाए। फर्जीवाड़ा कर रहे, चलो अपना साथे कमा के खा रहा है, पर यार आप 4,000 लेके बर्बाद तो मतलब कौन बरता? मैं लाख संगठन चिल्ला लो, जिसका नुकसान होगा वो तो विरोध करेगा ही करेगा आपका। फिर आप कहते हो संगठन कुछ नहीं कर रहा, संगठन क्या करे? आपको मरवा दूं? अगर मैं जांच कराऊंगा तो सब कैसे मारे जाओगे? गवर्नमेंट क्या करती है? मुझसे चालाकी चाहते हैं मैं लेटर लिख के दूं कि इन 10 की जांच कराओ। वो हरामखोर 10 के भेजेगा पहले, और 10 के भेज की कमियां समझ के फिर 10 के सब पे लागू कर देगा। तो ये थोड़ी कहते तुम सबकी जांच मत करो, मेरे सभी ईमानदार हैं, मुझसे सर्टिफिकेट नहीं लेगी गवर्नमेंट, मानते हो आप? इसलिए मैं बचता हूं कि मेरे लेटर पे कोई शिकायत नहीं है। पर मैं किस किस को रोकूंगा? जिसके साथ अन्याय होगा तो जाएगा यार, आप भी जाओगे। मैं कल मैं आपका नुकसान करूंगा तो आप जाओगे, कौन रुकेगा? तो इस चीज को आप अपने मन में सोचो कि आप अगर आप गलत करोगे तो आपका कोई विरोध करेगा ही करेगा, करना भी चाहिए। भाड़ में जाओ, संगठन टूट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नियम लेके चल रहा है, खर्चा करके चल रहा है, आप उसके सामने साथी बैठ के, मान लो कोई आदमी बेचारा दूध खरीद के ला रहा है, सब कर रहा है, और आप जाके बिना दूध फ्री चार्ज रहो तो चल जाएगा यार। या तो आप फीस बराबर रखो या उससे समझौता करके रखो। अब इसमें 2 लोग मरेंगे अगर मैंने जांच कराई तो, जिसने बच्चे चढ़ा रखे वो भी मरेगा, वो भी हमारा ही साथी है। दोनों की मान्यता जाएगी, सारी पंगा कर जाना। तो कोशिश करो बैठ के, ये समस्याएं मेरे तक नहीं आए, आपके लोकल लेवल पे आप बैठे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो आप विश्वास में लें, उनको करेंगे। मेरा भी रोजगार ही चल रहा है, और मुझे लगता नहीं जो इस तरह 4-4 हजार मशीनरी सेकंड चला रहे हैं वो कोई अच्छा चला पाते होंगे। आप खुद भी बर्बाद हो रहे हो और दूसरे को बर्बाद, कहां से चलाओगे 4000 में? बताओ मुझे। आप उस बच्चे के साथ भी खेल रहे हो आप। तो कुछ सिस्टम ऐसा करो ईमानदारी से बैठ के, जहां पे झगड़े नहीं हो। एक आप लोकल ग्रुप बनाओ, नोडल बनाओ। मैं जो कहना चाह रहा हूं, सरकार को उनको गड़े देते हैं।